दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ विजुअल परिवार की तरफ से आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के। और चलिए दोस्तों, आज का जो करंट है एज ऑन आपका रहेगा 14 फरवरी। चलिए दोस्तों, अभी चर्चा में है भाई आपका एक ऐसे न्यायाधीश, या ये हम बात करें किस देश के न्यायाधीश है जिन्हें अभी हाल ही में महाभियोग का सामना करना पड़ा है। तो ये चर्चा का विषय रहेगा, इसके ऊपर हमें बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहला ही क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के न्यायाधीश मुख्य सीजीआई चीफ जस्टिस जो है सीजे, क्वेश्चन नंबर 1 है भाई आज का आपका, किस देश या राष्ट्र के न्यायाधीश जो मुख्य न्यायाधीश हैं, जिन्हें महाभियोग का सामना करना पड़ा। किसका भाई? अभियोग का सामना करना पड़ा। किसका महाभियोग का सामना करना पड़ा है? करना पड़ा। चलिए दोस्तों, चर्चा में इसलिए भी क्योंकि अभी हाल ही में जो न्यायाधीश हैं अपने राणा साहब, जो न्यायाधीश हैं कहाँ के? नेपाल के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन्हें महाभियोग का सामना करना पड़ा। और ऐसा फेस करने वाले, यानी कि महाभियोग को फेस करने वाले या जिन्हें पद से हटाया गया है, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके, उन्हें संसद के द्वारा हटाया गया है, वो दूसरे न्यायाधीश हैं, नेपाल के दूसरे न्यायाधीश हैं। इनसे पहले भी एक न्यायाधीश से क्या हुआ है? हटा दिए गए थे। तो चर्चा में इसलिए भी एक देश के अंदर दोबारा से दूसरे न्यायाधीश पर ये हुआ है अभी हाल ही में, और उन्हें हटा दिया गया है। तो पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर ले लेते हैं, किस देश के हैं? तो नेपाल के रहने वाले हैं, नेपाल के न्यायाधीश हैं। और नाम क्या है इनका? चोलेंद्र शमशेर राणा। नाम की अगर हम बात करें तो ये है भाई चोलेंद्र शमशेर राणा साहब हैं। इन राणा साहब को क्या कर दिया गया है? अभी ये न्यायाधीश थे और इन्हें हटा दिया गया है। इनके जो हटाने वाला जो इनका जो प्रस्ताव था उस पर 98 सांसदों ने हस्ताक्षर किए, 98 सांसदों ने इनके ऊपर हस्ताक्षर किए। ठीक है, अब बार बार ऐसा क्यों हो रहा है नेपाल के अंदर? क्योंकि वहां की जो प्रक्रिया वो थोड़ी सी हल्की है। उससे पहले हम ले ले, देखिए उससे पहले बता दूं कि नेपाल के राष्ट्रपति इनकी क्या करते हैं भाई? नियुक्ति करते हैं। नियुक्ति कौन करते हैं? तो नेपाल के राष्ट्रपति करते हैं। जिस प्रकार से भारत में भी न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। ठीक है भाई, ओके। दूसरी बात ये कि यहां पर इनके खिलाफ जो प्रस्ताव लाने के लिए नेपाल में कितने प्रतिशत है? संसद के कुल सांसदों का, कुल जो सांसद हैं इनका कितना? 25%। कुल सांसद 25% चाहिए भाई, कुल सांसद का 25%। तो क्या हुआ? मतलब यानी कि अगर टोटल संख्या 100 है तो यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि नेपाल के अंदर कितने टोटल सांसद हैं। उनमें 25 सांसदों का क्या चाहिए? उनकी सहमति चाहिए। तो उनके खिलाफ क्या हो जाएगा? प्रस्ताव आ जाएगा। और ऐसा इसलिए जब आसान सी प्रक्रिया तो ये बार बार हो रही है, और ऐसा जिनके ऊपर महाभियोग लाया गया है, जिनको हटाया गया है पद से, ये दूसरे हैं, दूसरे ऐसे आपके मुख्य न्यायाधीश हैं नेपाल के लिए। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये साथ ही इस प्रकार से पूछ ले कि महाभियोग की प्रक्रिया जिन पर चली है वो न्यायाधीश आपके ये दूसरे न्यायाधीश है। यहां हमने बात करी भाई, देखिए ऐसा कौन सा देश है जिसमें जो अभी चर्चा में है जिसके न्यायाधीश को हटाया गया है या महाभियोग की प्रक्रिया का सामना किया गया है? तो महाभियोग की प्रक्रिया का सामना किसके? नेपाल के जो न्यायाधीश हैं चोलेंद्र जो शमशेर राणा साहब हैं, इनके ऊपर किया गया है। और ये दूसरे ऐसे हैं 98 जो इनके खिलाफ मत पड़े थे, उन मतों की वजह से इन्हें अपने पद से इनको हटा दिया गया है। ठीक है भाई, प्रक्रिया की बात करें तो नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इनके खिलाफ महाभियोग लाने के लिए कितने? 25% सांसदों की क्या होती है? इन सांसदों की आवश्यकता होती है, इसलिए बार बार ऐसा हो रहा है। ओके, साथ ही हम बात करें दूसरे न्यायाधीश हैं, ये जरूरी है। और 7 साल में नोट डाल के लिखेंगे, नोट 7, केवल 7 वर्ष में दूसरे ऐसे न्यायाधीश हैं, केवल 7 वर्ष में दूसरे ऐसे न्यायाधीश हैं जिनके खिलाफ ये महाभियोग की प्रक्रिया हुई है या जिन्होंने महाभियोग की प्रक्रिया का सामना किया है। ये नेपाल की बात करें। ठीक है, चलिए ओके। इसी के साथ हम बात करते हैं, देखिए राणा के ऊपर क्या था? नवंबर 2021 में
इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जज वगैरह जो थे वो हड़ताल पर चले गए थे। वहां पर जो केसों की प्रायोरिटी और लॉटरी को लेकर के इनके ऊपर आरोप लगाया था भ्रष्टाचार का, उसके आरोप के चलते इनके ऊपर आरोप सिद्ध कर दिया और इन्हें पद से हटा दिया गया। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी बात करूंगा, जब नेपाल के मुख्य न्यायाधीश की बात हो रही तो भारत के न्यायाधीश की भी हम यहाँ पर बात करते हैं। भारत के CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले तो ये आता है कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो आपके कौन थे, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ सकता हूं बट बता देता हूं मैं। भारत के पहले HJ कानिया भाई कौन थे, HJ कानिया, ठीक है। और हम बात करें जो सुप्रीम कोर्ट का आविर्भाव कब हुआ है, ये क्वेश्चन छोड़ूंगा कि जो वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट हम देख रहे हैं इसका आविर्भाव या सुप्रीम कोर्ट कब बना है, ये भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनता है। साथ ही क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में किस प्रकार की न्यायिक व्यवस्था को अपनाया गया है। तो एकल न्यायिक व्यवस्था भाई कैसी है, एकल न्यायिक व्यवस्था भारत में अपनाई गई है। पहले एक बार बीच में यहां पर एक क्वेश्चन आता है आप लोगों का कि भारत में फेडरल कोर्ट की व्यवस्था कब की गई थी, जिसके पहले जज कौन थे। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। यहां पर हम चीफ जस्टिस CJI की बात करें तो वर्तमान में कौन से नंबर के CJI हैं, तो 48 अब तक हो चुके हैं आपके। और नाम क्या है इनका, तो ये है मुख्य न्यायाधीश जो आपके NV रमन साहब क्या है, NV रमन साहब क्या मुख्य न्यायाधीश हैं, NV रमन और आपके 48वें न्यायाधीश हैं, ठीक है। साथ ही हम यहाँ पर एक चीज और बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था किसके अंदर, तो 124 जो एक्ट है आपका वो सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के बारे में बात करता है, ठीक है। भारत में हमने बात करी और यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि भारत के पहले कोर्ट की स्थापना कब की गई थी, ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन बनता है। तो यह सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी भारत में भी नियुक्ति कौन करता है, तो ये भी आप लोगों को मालूम है। चलिए, कौन राष्ट्रपति, जिसे मैं बता चुका। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई। अभी हाल ही में JITS चर्चा में है भाई, चर्चा में है। ये क्या है, चर्चा में है, यह क्या है। आप लोगों ने शायद एक चीज देखी होगी, देखिए कि जापानी जोन की कंपनियां है ना, जापानी जोन, इसकी सीधी सी बात करूं तो इसका जो संबंध है ये कंपनियों से संबंध है, यानी कि कंपनियों के समूह से संबंधित है। और ये कंपनियां कहां की, जापान की कंपनियां हैं। और भारत के अंदर जापानी जोन लगाने की या जापानी कंपनियों का समूह या जापानी नगर बसाने की यहाँ पर क्या है बातचीत हो रही है, ताकि बाहर के लोगों को क्या मिले, रोजगार मिले। तो इसके ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे। तो JITS क्या आप कह सकते हो, ये जो आपका है JITS एक वर्तमान की अगर हम बात करें, वर्तमान में ये 114 जापानी जो कंपनियां हैं, कंपनियां इसके अंदर शामिल हैं। कितनी कंपनियां शामिल हैं, तो 114 कंपनियां इसके अंदर शामिल हैं। तो ये हो जाएगा आपका जापानीज इंडस्ट्रियल टाउनशिप, जापानीज इंडस्ट्रियल टाउनशिप। यानी कि जापानी, मैंने बात करी कि जापानी नगर सुना आपने, इंडस्ट्रियल जोन जो सुने हैं, यानी कि बहुत सारी कंपनियां एक साथ इकट्ठी वहां पर लगाई जाती हैं, अलग अलग। जैसे आपकी हीरो होंडा की है, आपकी बहुत सारी जैसे जो जापानी मारुति सुजुकी की कंपनियां हैं, ये इस टाइप से जो हब बनाया जाता है उससे संबंधित है JITS और चर्चा में है ये, ठीक है भाई। 114 कंपनियां क्या है यहाँ पर हैं, ओके। अभी स्थापना को लेकर के बात करते हैं। तो JIT की स्थापना क्यों की गई, JIT की स्थापना की अगर हम बात करें, कोविड-19 को लेकर के भी इसमें जो डिस्टर्बेंस हुआ है उसमें सुधार करने के लिए भी आपकी यहाँ पर क्या JIT को आगे बढ़ावा देने के लिए भी ये सारी की सारी बातें यहाँ पर हुई हैं। स्थापना की बात करें तो उद्देश्य जापान और भारत के निवेश को बढ़ाना भी, जापान प्लस भारत के निवेशों को बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य रहेगा। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अप्रैल 2015 में किसने भी METI प्लस आपका DPIIT,
DPIIT दोनों के बीच में क्या हुआ, हस्ताक्षर हुए या समझौता हुआ है, दोनों के बीच में क्या हुआ है, समझौता हुआ है। ये भी आप लोगों के लिए अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। इसमें सब जैसे आपकी यामा है, सुजुकी, मारुति सुजुकी वगैरह, यामा वगैरह और भी बहुत सारी कंपनियां जापान की तो इस JIT के अंदर है और हब की यहाँ पर बात की जा रही है। चलो यहाँ पर एक छोटी सी बात कर लेते हैं जापान के बारे में। इसके बारे में जापान की अगर हम बात करते हैं तो जापान की जो संसद है उसे क्या कहा जाता है, डाइट कहा जाता है, डाइट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, डाइट की, जापान की संसद को क्या कहा जाता है, डाइट कहा जाता है। और विश्व का आपका 11वां आबादी में, विश्व का देखिए अगर हम बात करें तो विश्व का 11वां आबादी में सब बड़ा देश है भाई, आबादी में बड़ा देश है, ये भी आपको पता है। तो पहला पता है आपको चीन है और दूसरे नंबर पर भारत है, और हो सकता है इस बार की जनगणना में भारत चीन को क्या करते भाई, पीछे छोड़ दे। जापानी की डाइट को क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। संसद के अंदर क्या 2 सदन है भाई, डाइट के अंदर क्या है, 2 सदन है। 2 सदनों की बात करें तो जो निचला जो सदन है उसे क्या कहा जाता है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो जो निचला सदन है जापानी प्रतिनिधि सभा, जापानी प्रतिनिधि जो सभा है, निचला सदन आपको जिसको लोअर हाउस कहते हैं, निचला सदन भाई, निचला सदन। और एक होता है दूसरा ऊपर उच्च सदन, उच्च सदन को हम यहाँ पर क्या कहा जाता है, पार्षद सभा, क्या कहा जाता है, पार्षद सभा के नाम से किसको जाना जाता है, तो आपका जो उच्च सदन उसे पार्षद सभा के नाम से जाना जाता है, पार्षद सभा। अब देखो जिस प्रकार से भारत के अंदर 2 सदन है आपका, तो भारत में निचले जो सदन है तो जो लोअर हाउस है उसको क्या कहा जाता है, लोकसभा कहा जाता है। और अपर हाउस को क्या कहा जाता है, राज्यसभा के नाम से जाना जाता है, राज्यसभा। तो भारत में भी 2 सदन है, 2 सदन है, यानी कि संसद के कितने सदन है, 2। यहाँ पे एक बड़ा शानदार क्वेश्चन आपका बन जाता है भाई, संसद के अगर भागों की अगर हम बात करते हैं तो संसद के भाग अगर पूछे तो 3 बन जाते हैं आपके। एक आपका राष्ट्रपति होता है, दूसरा आपका राज्यसभा होता है, और तीसरा आपका क्या भाग होता है, 2, 1, और तीसरा आपका लोकसभा। देखिए राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। सदन की बात करें तो सदन 2 ही है, लोकसभा और राज्यसभा। सेम यहाँ पर भी आपके सदन 2 हैं, वो आपके बीच में है। सदन कितने हैं, 2 हैं। हमने यहाँ पर बात JIT की बात करी, तो JIT एक जापानी कंपनियों का समूह है। इसके अंदर वर्तमान में 114 जापानी कंपनियों क्या करती है भाई, इसके अंदर 114 कंपनियों का क्या है, भागीदारी है। 2015 में MIT और जो आपकी DPIIT के ने क्या क्या इन्होंने समझौता किया है, जापान की डाइट के बारे में बात किया। जापान की डाइट 2 सदन है, जिसमें आपका एक का नाम क्या है, आपका प्रतिनिधि, जापान प्रतिनिधि सभा के नाम से, दूसरी आपकी पार्षद जो आपका सभा, उसे पार्षद सभा बोला जाता है, ठीक है। ये पार्षद सदन कह सकते हो आप उसको। ये 2 सदन है। आबादी की बात करें तो 11वें नंबर पर है। और सबसे सूर्योदय के देश के नाम से भी किसको जाना जाता है, जापान को जाना जाता है। और जापान के ऊपर बम भी गिराए गए थे, जो आपका वर्ल्ड वार हुआ था, 2nd वर्ल्ड वार जब हुआ था, और उन्हीं बमों के साथ कौन से परमाणु बम यहाँ पर गिराए गए थे, नागासाकी और हिरोशिमा पर गिराए गए थे। नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिराए गए थे। उसके बाद वो वर्ल्ड वार आपका क्या हुआ था, शांत हुआ था। बहुत बड़ी त्रासदी को सहन करके भी आज विश्व की अच्छी अर्थव्यवस्थाओं में, बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में जापान की गिनती होती है। और मध्य पूर्वी एशिया कह सकते हो, पूर्वी एशिया का ये देश है आपका जापान। बहुत बड़े देशभक्त लोग यहाँ पर पाए जाते हैं। मैं इसको एक बार क्या कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन लेकर के। अभी हाल ही में चर्चा में रहा है ये क्वेश्चन भी। चलिए दोस्तों, कल हमने आपके बीच में 2 क्लास जारी थी, जो आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हमने बात करी थी कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन करंट के साथ फॉर ऑल एग्जाम्स, आपके हर लेवल के कंटेंट यहाँ पर दिया जाता है। गोल परिवार की तरफ से बेहतरीन कंटेंट आप लोगों के बीच में कोशिश रहती है भाई, ज्यादा से ज्यादा बेहतर कंटेंट आप लोगों के बीच में डिलीवर किया जाए। सॉरी, कल एक हमने 10-12 मिनट की एक अलग से एक आपका कंटेंट डाला था, साथ ही एक क्लास की थोड़ा सा प्यार उस पर भी कमी मिल रहा है भाई। आप जरूर एक बार कंटेंट को जरूर देखा करो भाई, थोड़ा सा शेयर करने की कोशिश करो। बार बार हम इस बात को बोलते हैं कि भाई शेयर करो, शेयर करो। चलिए,
अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने किस खाद्य पदार्थ कह सकते हैं किस पर अपना जो टैक्स है उसको कम किया है? सीधा सा क्वेश्चन है, सीधा सा आंसर यहां पर हम बात करेंगे। देखिए भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने किस खाद्य पदार्थ के आयात पर टैक्स में कटौती करी है? भारत सरकार ने किस खाद्य पदार्थ कह सकते हो, या आपको ये तेल मिल जाएगा, किस खाद्य तेल पर आयात पर टैक्स को कम किया? खाद्य तेल के आयात पर टैक्स कम किया है। अच्छा क्वेश्चन है, सीधी सी बात करेंगे, खाने पीने वाली बात है, ब्याह शादी का सीजन चल रहा है, आपको भी पता है, ठीक है, तो खाने पीने की जो बातें होनी चाहिए। तो ये आपका भाई कर्ड पाम ऑयल, CPO के नाम से इसको जाना जाता है। CPO है आपका, CPO ऑयल बोले तो कर्ड पाम ऑयल है। इसके ऊपर जो आयात, इसका आयात किया जाता है, इसके आयात पर जो टैक्स लगता था आपका 7 पॉइंट कुछ था, कितना था भाई? 7.5 से घटा करके 7.5% से घटा कर कितना कर दिया गया आपका ये? तो 5% कर दिया गया भाई, 5% कर दिया गया भाई। खाद्य पदार्थ जिससे आपके बनते हैं, जैसे भारत के अंदर हम बात करें तो बहुत सारे तेल यहाँ पर यूज, जैसे सूरजमुखी का तेल है आपका, जैसे सफोला ऑयल वगैरह खाने पीने में, साथ ही हम सरसों के तेल का भी यहाँ पर पसंद किए जाते हैं भारत के अंदर। तो भारत के अंदर तेल का क्या किया जाता था? आयात किया जाता था आपका कर्ड पाम ऑयल के नाम से इसको जाना गया है। इस पर 7.5% टैक्स था, वर्तमान में इसको घटा करके क्या कर दिया गया है? 5% कर दिया गया है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो इसके ऊपर आयात के जो टैक्स घटाए हैं आयात पर, वो टैक्स कब से प्रभावी होंगे या लागू कब से होंगे? तो ये आपके भाई 13 फरवरी 2022 से ये नए आदेश, यानी कि 5% जो टैक्स है आपका आयात पर, ये कब से लगना शुरू होगा? 13 फरवरी। 13 फरवरी से पहले जो भी आयात किया गया है उस पर कितना प्रतिशत टैक्स है? तो 7% से ऊपर उसके ऊपर टैक्स है। ये भी आप लोगों के लिए जानकारी का क्वेश्चन है। ओके, भारत में सबसे अधिक किस तेल को? तो इसी पाम तेल का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है सबसे अधिक की अगर हम बात करें तो सबसे अधिक यही तेल अभी आपका इस्तेमाल किया जाता है। मुख्य रूप से खाद्य प्रोसेस, होटल वगैरह में भी सारी जगह पर आपका पाम तेल का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। साथ ही भारत में सूरजमुखी तेल, सोया तेल, सूरजमुखी जो ऑयल है आपका, उसके बाद आपका सोयाबीन, सोया, सरसों, इन तेलों का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है भारत के अंदर खाद्य पदार्थों में बनाने के लिए, कह सकते हो आप। और इसकी जो हम बात करते हैं, देखिए कर में कमी जो हुई है, ये इसके पीछे कारण ये भी हो सकता है कि भारत तेलों का सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा खाद्य तेल आयातक है। भारत क्या है? खाद्य तेल का सबसे बड़ा आयात करता है। अब यहां पर मैंने कुछ दिन पहले क्वेश्चन की बात करी थी, हमने आयात की बात करी है तो निर्यात की भी बात करी कि भारत सबसे ज्यादा किसका निर्यात कर रहा है खाद्य में? अगर खाने पीने की चीजों में हम बात करें तो भारत की, अगर हम खाने पीने की चीजों में बात करें तो पीछे हमने बात करी थी कि जो आपका खीरा जो है, खीरा विश्व के अंदर खीरा सबसे ज्यादा भारत के अंदर होता है और इसे निर्यात कौन करता है? भारत ने इस साल निर्यात किया था सबसे ज्यादा क्या? खीरा। साथ ही सबसे ज्यादा दलहन भी आपकी कहां पर होती है? दलहन पैदा भी भारत में होती है और उपभोक्ता भी कौन है? उपभोक्ता भी आपका कौन है? भारत है। सबसे ज्यादा उपभोक्ता दलहन का कौन आपका? भारत है। ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन आपका बनता है। एक यहाँ पर एक वर्ड सुनेगा आपको, कृषि अनुसंधान विकास उपक्रम, AIDC एक शब्द सुनने को मिल जाएगा। ये क्या भाई? ये एक कर है, ये क्या है? एक टैक्स है भाई, आप कह सकते हैं इसको। ये क्या है? एक
टैक्स है और ये किस प्रकार का कृषि उपज के वाणिज्य सॉरी भाई, कृषि उपज के वाणिज्य उत्पाद पर लगने वाला टैक्स है। किस प्रकार का टैक्स आपका ये कृषि जो उपज है, कृषि उपज के वाणिज्य यानी कि वाणिज्य व्यापार यानी कि कृषि से संबंधित जो व्यापार है उस पर लगने वाला टैक्स है। इसलिए फिक्स नहीं होता। क्यों नहीं होता फिक्स? कभी पैदावार ज्यादा हो जाएगी, कभी पैदावार कम हो जाएगी, तो AIDC भी आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि ये क्या है। तो अभी हाल ही में चर्चा में आपका खाद्य तेल, जिसके ऊपर टैक्स को क्या किया गया, कम किया गया, ये भी चर्चा का विषय रहा गई। अभी हाल ही में एक दिवस मनाया गया। जब खाने पीने की बात हो रही है तो अगला ही क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस है। राष्ट्रीय उत्पादक दिवस मनाया गया है या कब मनाया गया है? उत्पादक दिवस कब मनाया गया है? राष्ट्रीय उत्पादक दिवस की अगर हम बात करते हैं, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, तो 12 फरवरी को क्या बनाया गया है आपका भी? राष्ट्रीय उत्पादक दिवस मनाया गया है। अब देखिए यहां पर राष्ट्रीय उत्पादक दिवस की बात हुई 12 फरवरी को। यहां क्वेश्चन ये ना पूछ करके अगर ये पूछ ले राष्ट्रीय उत्पादक सप्ताह कब मनाया जाता है, सप्ताह कब मनाया जाता है, तो सप्ताह की अगर हम बात करते हैं तो 12 फरवरी से लेकर के 18 फरवरी 2022 तक क्या मनाया गया है भैया? उत्पादक सप्ताह की अगर हम बात करते हैं, उत्पादक सप्ताह मनाया गया भाई। ठीक है, ओके। इसी के साथ बात करें, देखिए राष्ट्रीय आयोजन किसने किया है? तो राष्ट्रीय उत्पादक परिषद द्वारा इसके आयोजन, राष्ट्रीय दिवस का आयोजन की अगर हम बात करें, आयोजन तो राष्ट्रीय उत्पादक जो परिषद है, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, उत्पादक जो परिषद है इसने इसको मनाया है। क्या हो जाएगा इसका भाई? आपका नेशनल प्रोडक्टिविटी जो आपका काउंसिल है इसने इसको मनाया है। उद्देश्य क्या है? उत्पादकता, गुणवत्ता और जागरूकता। उद्देश्य है उत्पादकता, गुणवत्ता और क्या भाई? जागरूकता। ये क्या रहेगा? इसका उद्देश्य रहेगा। ये क्या भाई? इसका उद्देश्य रहे। यहाँ हमने बात करी राष्ट्रीय उत्पादक दिवस का मनाया तो 12 फरवरी को। सप्ताह की बात करी तो 12 फरवरी से 18 फरवरी के बीच में। आयोजक करता राष्ट्रीय उत्पादक परिषद है या नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल या उत्पादक गुणवत्ता और जागरूकता इसका क्या रहा है? उद्देश्य रहा है। ये भी बड़ा शानदार आप लोगों का क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, एनपीसी की बात करें, एनपीसी की स्थापना ले लो। स्थापना पूछ लेगा इसकी स्थापित, ये 1958 में इसको स्थापित किया गया था। 1958 में स्थापना कब की गई? 1958 में। अब बड़ा शानदार क्वेश्चन आएगा, देखिए भाई, एनपीसी नेशनल प्रोडक्टिविटी जो काउंसिल इसकी स्थापना 1958 में की गई है। ये स्वतंत्र स्वायत्तता वाला था। लेकिन अब मैं पूछूं कि ये किसके तहत काम कर रहा है, कौन से मंत्रालय के तहत काम कर रहा है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य और जो आपका उद्योग मंत्रालय के तहत ये काम कर रहा है। जो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल जो आपकी किसके तहत? वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंडर ये काम करे। स्थापना 1958 के अंदर हुई थी। राष्ट्रीय सप्ताह, राष्ट्रीय दिवस, उत्पादक सप्ताह दिवस आप लोगों को मालूम हो गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन एक बार मैं इसको रफ करूंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत शानदार क्वेश्चन लेने वाला है। अभी हाल ही में, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, अभी हाल ही में भारत ने कोविड-19 के लिए जो दवाइयों की कुछ मदद करी है, तो किस देश की अभी हाल ही में मदद करी है? कोविड सहायता। क्वेश्चन इस प्रकार से देखेंगे, भारत ने हाल ही में किस देश की कोविड सहायता करी है? किस देश की कोविड सहायता करी है? ये भी चर्चा में रहा है भाई आपका। सॉरी, अभी हाल ही में चर्चा में रहा अभी आपका, भारत ने किस देश की कोविड सहायता करी है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन रहेगा। तो आज का जो क्वेश्चन नंबर 5 तो आपका भाई, भारत ने किस देश की कोविड सहायता भेजी है? भारत ने किस देश को कोविड
सहायता भेजी है, कोविड सहायता भेजी है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन रहने वाला भाई आपका ये। वैसे तो भारत ने काफी देशों की मदद करी थी कोविड-19 के समय में, लेकिन अगर हम बात करते तो वर्तमान में अभी जो चर्चा में है उसकी बात करेंगे। तो ये रहेगा आपका आंसर, रहेगा इसका किरीबाती। किरीबाती जो देश है इसको कोविड सहायता भेजी है। किरीबाती को कोविड सहायता भेजी है। किरीबाती जो देश था इसने पहले भी सहायता की डिमांड करी थी और भारत ने मानवता दिखाते हुए उस समय इसको तो खैर नहीं भेजे, पर दूसरे देशों को जैसे आपका बांग्लादेश है और भी जो आसपास के जो पड़ोसी देश थे उनकी कोविड में भारत ने एक अपनी अलग ही इमेज बनाई है, मानव हृदय दिखाया है, किस प्रकार से मानवता के प्रति जो प्रेम था वो दिखाया है और इन्होंने सहायता करी है। भारत सरकार ने सहायता करी है। पहले प्रकोप से निपटने के लिए भी पहले भी इन्होंने क्या किया था, पहले भी मांग करी थी, लेकिन अभी 13 फरवरी को, कब 13 फरवरी 2022 को अब ये आपूर्ति करिए है। कब? 13 फरवरी को इन्होंने ये आपूर्ति करी है। ठीक है भाई, ओके। किरीबाती की बात कर लेते हैं। देखिए एक बार थोड़ी सी, तो सबसे पहली बात तो ये दक्षिण राजधानी क्या है इसकी, किरीबाती की राजधानी क्या है, राजधानी इसकी कैपिटल की बात करें, एक छोटा सा गणराज्य भैया प्रशांत महासागर के आसपास। कैपिटल की अगर हम बात करें राजधानी तो दक्षिण जो तराव है ये क्या है इसकी राजधानी है। राजधानी की बात करें तो दक्षिण तराव है। राष्ट्रपति कौन है इसका, राष्ट्रपति की अगर हम बात करते हैं, देखिए दक्षिण तराव इसका राजधानी, दक्षिण तराव इसकी क्या है राजधानी है। और बात करें साथ ही हम इसकी राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति कौन है इसके भाई, तो राष्ट्रपति अनोते तोंग क्या है राष्ट्रपति हैं यहाँ के। और मुद्रा क्या रहेगी इस देश की, मुद्रा की अगर हम बात करें तो किरीबाती डॉलर भाई, किरीबाती जो डॉलर है ये यहाँ की क्या है मुद्रा है। अब थोड़ी सी सिचुएशन ले लेते हैं मध्य प्रशांत महासागर में। देखिए किरीबाती जो है आपका, किरीबाती समझ में आ रहा होगा सब देश कहाँ है, तो मध्य प्रशांत महासागर में भाई, कहां पर, मध्य प्रशांत महासागर में एक स्वतंत्र आपका क्या है द्वीप राष्ट्र है, एक स्वतंत्र मध्य प्रशांत महासागर में स्वतंत्र द्वीप राष्ट्र है। क्या है, सॉरी द्वीप, आज थोड़ी सी तबीयत कुछ चाह रही है, इंडिकेशन हो रहा है, आ गया तू भाई, है ना, बाकी जाऊंगा नहीं, ठीक है। द्वीप स्वतंत्र द्वीप राष्ट्र है। इसके अंदर कितने 32 एटोल है भाई, 23 क्या है एटोल है, एटोल। और एक जो उभरा हुआ यानी कि ऊंचा उठा हुआ मूंगा द्वीप है, मूंगा द्वीप है। क्या भाई, मूंगा उठा हुआ मूंगा द्वीप शामिल है। बनवा नाम क्या है इस जो मूंगा जो द्वीप है इसका नाम क्या है, बनवा द्वीप है। यहाँ पर हमने बात करी एक छोटा सा देश है आपका द्वीपीय प्रशांत महासागर, मध्य प्रशांत महासागर में आपका एक महाद्वीपीय एक छोटा सा द्वीपीय देश है, किरीबाती के नाम से उसको जाना जाता है। राजधानी की बात करें तो दक्षिणी तराव उसकी राजधानी है। राष्ट्रपति की बात करें तो ओनाते तोंग राष्ट्रपति है। मुद्रा क्या है, किरीबाती डॉलर इसकी मुद्रा है। साथ ही हम बात करें इसकी तो 32 एटोल है, साथ में एक इसका उभरा हुआ जो द्वीप है मूंगा द्वीप है, उसे क्या बनवा के नाम से उसको जाना जाता है। और भारत ने इसकी क्या करी, अभी कोविड-19 के चलते इसकी क्या करी है, मदद करी है। साथ ही हम बात करें कि जब कोविड-19 का पहला दौर था उस समय भी, कोविड-19 के पहले दौर के समय भी यहाँ पर डिमांड रखी गई थी इनके द्वारा, ठीक है। उस समय हमने किसी और दूसरे राष्ट्रों की मदद करी थी। बड़ा शानदार और अच्छा क्वेश्चन भी आप लोगों का। चलो अगला क्वेश्चन भी बहुत शानदार क्वेश्चन आ रहा है। अभी भारत ने क्वेश्चन नंबर 6 में, भारत ने चीन की कितनी ऐपों पर, भारत ने चीनी ऐप पर प्रतिबंध, कितनी ऐपों पर प्रतिबंध लगाया है, कितनी ऐपों एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाया है, देखिए भाई ये क्वेश्चन बहुत काम का है। अभी हाल ही में चर्चा में रहा, अभी भारत ने पहले भी 2020 में भी आपका जब गलवान घाटी का जो केस हुआ था
जब हम वहां पर अपना ऑपरेशन लेपर्ड जो लॉन्च कर रहे थे, उस समय जो केस हुआ था, जो पुल बनाया जा रहा था, तो उस दौरान भी हमने अपनी सिक्योरिटी को लेकर के चीन के साथ जब संबंध खराब हुए तो हमने वहां पर भी क्या बनाया था, इन ऐपों पर क्या लगाया था, एप्लीकेशन लगाया था। और अभी भी कुछ एप्लीकेशन पर क्या लगाया गया, प्रतिबंध लगाया गया है। किस लिए? क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं डाटा चोरी हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारी सिक्योरिटी से संबंधित डाटा दूसरा देश के जो जासूस हैं वो एप्लीकेशन के माध्यम से ले रहे हैं। यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, व्यक्तिगत सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, आपके डाटा की सिक्रेसी को ध्यान में रखते हुए देश का बहुत बेहतरीन फैसला है। और इन्होंने क्या लगाया है, यानी कि कुल मिलाकर के भारत के हित की बात करिए, भारत के नागरिकों के हित की बात करिए, और 54 कितनी ऐपों पर लगाया है, तो 54 ऐप है। इसके अंदर एक आपका गैम भी शामिल है। और इसके साथ अगर मैं बात करूं इनमें कौन सा शामिल आता, तो ग्रीन फायर फ्री, जो आपने सुना होगा, बहुत खेलते होंगे आप फायर फ्री, है ना, ग्रीना फ्री फायर, ये गेम है भाई। हमें तो बोलना भी नहीं आता है ना, हम जब अगर बचपन में होते तो बोलना भी नहीं आता, उस समय हम तो कुछ और ही खेलते थे, है ना। जैसे हरियाणा के अगर फेमस गेमों की बात करें तो कुश्ती है, कबड्डी है, और बहुत सारे गेम है यहाँ पर जो खेले जाते थे। लेकिन आजकल तो वो खत्म नहीं होते यार भाई। आजकल तो फोन के अंदर बैठ करके ही स्कोर बनाते हैं, फोन के अंदर बैठ करके ही उसको मारा, ये मारा, वो दुश्मन किया, ये गया, वो गया, बस खाना भी नहीं चाहिए, बट फ्री फायर जरूर चाहिए। अब यहाँ पे एक बड़ा शानदार क्वेश्चन आता है, फ्री फायर ने किस गेम की जगह ली थी? इससे पहले गेम था। मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन के अलावा एक क्वेश्चन और बात करता हूँ कि फ्री फायर से पहले गेम था, उस पर पाबंदी लगाई गई तो फ्री फायर आया और फ्री फायर ने उसकी पूरी जगह ले ली, यानी कि उसकी जगह पर ये काम करने लगा। और अपने लोगों फेमस गेम था आपका पबजी। कौन सा था भाई आपका? पबजी कह सकते हो आप उसको। हाँ, पबजी जो गेम था आपका जगह ली थी इसने। पबजी जो मोबाइल गेम था उसके स्थान पर इसका स्थान लिया था, इसका स्थान लिया था, ठीक है, इसका स्थान लिया था। और अभी हाल ही में 54 ऐपों में इसके साथ लगाया गया। कब सीधा प्रतिबंध लगाया, कब लगाया गया भाई? आपका मुबारक हो आपको वैलेंटाइन डे, 14 फेब 2022 को इन 54 ऐपों पर इसके साथ में इसमें शामिल है आपका ये फ्री फायर भी है। इन पर क्या लगाया गया? प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है। संवेदनशील डाटा, कारण क्या था? कारण की बात करें तो ये जो ऐप है ये संवेदनशील डाटा है, संवेदनशील डाटा इकट्ठा कर रहे थे भाई। और ये बात भारत की गवर्नमेंट को पता लगी, इसलिए क्या करते हैं, इस पर ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया। इसमें क्या आपका पहले जो स्टार्टिंग में ऐप पर प्रतिबंध लगाया था टिकटॉक, वो टेढ़ा में डमू करके छोटी छोटी वीडियो बना करके छोड़ते थे आप, वो उस टाइप के टिकटॉक वगैरह बहुत सारी थी आपकी, जिसमें से आपका शेयर इट वगैरह टिकटॉक ये सारी प्रतिबंध हुई थी। अब आपका कैमरा, सेल्फी कैमरा, कौन सा भाई आपका? अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ब्यूटी कैमरा, ब्यूटी सुंदर दिखने का ज्यादा शौक है ना। हर सुंदर चीज खतरनाक हो सकती है, ध्यान रखना। मतलब हर सुंदर चीज खतरनाक हो सकती है, मतलब अगर वो सुंदर है तो वो हो ही सकती है खतरनाक, बस समझ जाना। ब्यूटी साथ में भाई आपका ब्यूटी कैमरा हो गया आपका, है ना, कैमरा। साथ में बात करें सेल्फी कैमरा भी, सेल्फी कैमरा पर भी प्रतिबंध लगाया आपका। साथ फ्री फायर हो ही गया आपका। ड्यूल शेप्स है, लाइन है, टेक्सचर वायर है, होमोजेन अरेना है, बहुत सारी जो ऐप है चाइना की, इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है। ओके, साथ ही हम बात करें, देखिए जो फ्री फायर जो है ये कहाँ का? आपका सिंगापुर की कंपनी है। ये जो आपकी सिंगापुर, कहाँ की कंपनी है? सिंगापुर की कंपनी है, सिंगापुर की कंपनी है ये। और ये भारत में सबसे अधिक, नोट डाल के लिखेंगे, नोट 2021 में कोरोना काल में बच्चे घर से निकल नहीं पा रहे थे और कुछ मिला नहीं तो फ्री फायर मिल गया, है ना। 2021 में सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला जो गेम था वो आपका क्या था? फ्री फायर था। और इस भाई साहब ने पबजी की जगह ली थी। जो पबजी आपका कब फेमस था? पबजी 2020 में आपका फेमस था। पबजी गेम 2020 में चलता था और इस पर जब बैन लगाया गया वो भी कोविड दौर था, 2021 भी कोविड दौर था। और उस दौरान 2021 में इसको फ्री फायर को क्या किया गया? सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला विश्व के अंदर गेम था। ये सिंगापुर की कंपनी है भाई। अब एक बार थोड़ा सा इतिहास बता देता हूँ। जून 2021 में भाई, जून 2021 में क्या लगाया था? 59 ऐपों पर जो आपकी चीनी मोबाइल एप्लीकेशन थी, चीनी जो आपकी मोबाइल ऐप थी, इन पर क्या लगाया गया था? प्रतिबंध, जिसमें टिकटॉक है, वीचैट है, हेलो है, सारी की सारी इसके अंदर थी गई, ठीक है। ओके, इसी के साथ बात करें मई 2020 में, मई
2020 के अंदर अगर मैं बात करूं, जो गलवान घाटी वाला जो केस था, उसमें क्या था भाई, उस समय जब वो हम कह सकते हैं गलवान घाटी का मैंने जिक्र किया था, उस समय क्या है 321 ऐप, कितनी ऐप ब्लॉक करी थी, 321 ऐपों पर क्या लगाया गया था, बैन लगाया गया था, जब हमारे 20 सैनिकों ने अपनी जान की बाजी लगा करके देश को बचाया था भाई, कह सकते हैं। अब यहां इन सारी चीजों को लेकर के एक बड़ा शानदार क्वेश्चन बनता है। देखिए पहले एक बार बता दूं, ऐप की बात करें तो 54 होगी आपकी, 54 प्लस 59 प्लस 321, तो 9 और 1 10 और 14 भाई, 5 और 5 10, तो 12 रेट 13, 434 ऐप हैं जो पिछले 1-2 साल के अंदर अंदर इनको क्या कर दिया, 20-21 के अंदर अंदर इनको क्या किया गया, बैन किया गया है। और लास्ट आपकी अभी ये 54 ऐप है जो कि आपके संवेदनशील डाटा को क्या कर रहे थे, शेयर कर रहे थे। अब किस एक्ट के तहत इनको बैन किया गया है, ये शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि ये डाटा तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। आपसे क्वेश्चन करेगा 2022 में एग्जाम में, जब भी आप किसी सरकारी एग्जाम देंगे, आप सरकारी नौकरी के लिए जॉब देंगे, तो वहां आपसे सीधा सा पूछेगा कि भाई किस एक्ट के तहत इनको बैन किया गया है, तो वो है आपका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। एक बार मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूं, थोड़ा सा हल्का सा, एक बार आप नोट कर लेंगे। किस एक्ट के तहत, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है आपका, उस एक्ट के तहत इनको बैन किया गया है। तो सूचना आपका, सूचना प्रौद्योगिकी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम धारा 69A के तहत इन्हें प्रतिबंधित किया गया है। यानी कि इस धारा में ये व्यवस्था है कि यदि कोई आपका संवेदनशील डाटा बिना आपकी परमिशन के या किसी भी तरीके से बिना आपको बताए या चोरी करता है या लेता है, तो वो इस धारा के तहत उसे बैन कर सकती है गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट इसको इन आपकी जो 434 है इन्हें क्या कर दिया भाई, बैन कर दिया है। बहुत शानदार क्वेश्चन था भाई आपका, ठीक है। और जो प्रेमी हैं इसके फ्री फायर के, वो अब ध्यान रखेंगे भाई अपना। अभी हाल ही में एक समझ और एक चलते चलते आपका एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, उसके बाद आपका समय जो भाई मुझे इशारा किया जा रहा है कि सब समय बहुत हो गया है आपकी क्लास का, तो बाकी पता लगता नहीं है समय कितना हो गया है भाई। जब पढ़ने बैठते हैं या पढ़ाने बैठते हैं तो समय तो कुछ पता नहीं होता। यहाँ पर अभी चर्चा में आपका भाई क्वेश्चन रहा है आपका हिप्पोक्रेटिक शब्द क्या है। अभी एक शब्द चर्चा में रहेगा आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका आज का, हिप्पोक्रेटिक। हिप्पोक्रेटिक है ये आपका, हिप्पोक्रेटिक ओथ या शब्द क्या है, क्या है। देखिए अगर हम इसकी बात करें तो सीधी सी बात करें, इसका संबंध भी मेडिकल से मेडिकल से है। किससे संबंध इसका, मेडिकल से है। और मेडिकल एसोसिएशन है आपका IMA, कहानी सुनेंगे भाई, IMA मेडिकल एसोसिएशन आपका, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के दीक्षांत समारोह में इसको हिप्पोक्रेटिक शब्द को चरक शब्द, एक आपकी चरक ओथ है, एक आपकी क्या होगी हिप्पोक्रेटिक शब्द है। यानी कि दोनों क्या है, ये कि आपकी शब्द है, यानी कि जो शब्द लेनी है मेडिकल से संबंधित, जो डॉक्टर लोग शब्द वगैरह लेते हैं, तो उसकी बात यहाँ पर ये कर रहा है। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के समारोह में क्या हुआ है, जो चरक शब्द ली जाती है उसके स्थान पर हिप्पोक्रेटिक शब्द का जिक्र किया गया है कि अब हम किसको लेंगे, हिप्पोक्रेटिक शब्द को यूज करेंगे। लेकिन IMA जो है आपका, इंडियन मेडिकल जो आपके है, इसने क्या कर दिया, मना कर दिया, इसके ऊपर ऑब्जेक्शन दिया और सुझाव का विरोध किया। देखिए शब्द रिप्लेस के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग किसने ऑब्जेक्शन किया है, तो नेशनल जो NMC के सुझाव का विरोध किया है। ये सुझाव किसका था कि जो चरक जो शब्द ली जाएगी
दीक्षांत समारोह में चरक शब्द के स्थान पर हिप्पोक्रेटिक शब्द का यूज होना चाहिए। ये आपका जो नेशनल मेडिकल कमीशन या राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की सलाह थी और इस सलाह पर नाराजगी या विरोध किसने जताया, सुझाव का विरोध किया है, किसने किया है, तो आईएमए ने क्या कहा भाई, जो चरक जो शब्द है ये आधुनिक क्या है, आधुनिक मेडिकल की दृष्टि से, सॉरी भाई मेडिकल की दृष्टि से है, और इसकी जगह ये हिपोक्रेसी नहीं है, आप जो आपका हिपोक्रेटिक है ये नहीं ले सकती है, ठीक है। ओके, यहां पर हम बात करें ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के रूप में स्थापित किया गया। देखिए कब आईएमए को, तो इसकी जो स्थापना करी गई है 1928 में, 1928 में इसकी स्थापना की हम बात करें, उस समय क्या था, इसका नाम ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन, ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन, इसका क्या नाम था, ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन इसका नाम था भाई, ठीक है। 1928 में किसकी, आईएमए की स्थापना करी थी। 1930 में इसका नाम बदली करके किया गया, क्या किया गया है देखेंगे भाई आप लोग। 1930 में इसका नाम बदली किया गया है। पहले तो इस क्वेश्चन को देखो एक बार समझो, जो आपका हिपोक्रेटिक जो शब्द है इसे चरक शब्द के स्थान पर लाने की बात कही है। सुझाव किसका था, एनएमसी राष्ट्रीय चिकित्सा जो इसका कमीशन का सुझाव था। आईएमए ने इस सुझाव पे विरोध व्यक्त किया और उसने बताया कि ये इन जो नई प्रकार की जो आधुनिक मेडिकल है उसको चरक जो शब्द वो टच करती है और ये टच नहीं करती है। आईएमसी की हम बात करें, आईएमए की अगर हम बात करते हैं तो आईएमए की स्थापना 1918 में ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के रूप में हुई। 1930 में इसका इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नाम किया गया है। इंडियन मेडिकल, सिर्फ आल हटा दिया, मेडिकल एसोसिएशन इसका नाम रखा गया। किसको खा गए, आल को हटा दिया। 1930 में इसका नाम बदली कर दिया गया है, ठीक है। चलिए, और साथ ही हम यहां पर बात करते हैं WM वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन और मिल जाएगा आपको। तो वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन और होता है। वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो 18 सितंबर 1947 को वर्ल्ड मेडिकल जो आपका एसोसिएशन है, वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन, वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन की स्थापना कब करी गई, 1947 में करी गई है। और ये दुनिया भर के चिकित्सकों का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है, चिकित्सकों का प्रतिनिधित्व करता है। और आईएमए भारत के अंदर चिकित्सकों की सुविधाओं को देखरेख करता है। भाई ये आपका क्वेश्चन था, आज की क्लास थी। चलिए दोस्तों, आज की क्लास हमने यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चनों पे बात करी है कि हमने किस देश की मदद करी है कोविड की, कहाँ के जो न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश थे, उनके ऊपर यहाँ पर जो आपका चलाया गया है महाभियोग चला करके उन्हें हटाया गया है। इस क्वेश्चन पे भी बात हुई है। साथ ही हमने आपका जो हिपोक्रेटिक जो है आपका हिपोक्रेटिक्स जो शब्द उसको लेकर के भी बात करी है। साथ ही हमने कितनी ऐपों पर अभी तक क्या किया, बैन लगाया है, क्यों लगाया है, उसके ऊपर भी हमने यहाँ पर बात करी है। चलिए दोस्तों, आज की जो क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। और क्लास की वही बात है भाई, इसको शेयर कर दिया करो, बस लाइक करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट शेयर करो, क्योंकि शिक्षा का लोग आकलन कर लेते हैं। मेरे ख्याल में या तो ये मेरा मैसेज पहुंच नहीं रहा है, यहाँ तक आप लोग क्लास को देख नहीं पा रहे, या फिर जानबूझ के आप करना नहीं चाहते। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट। मिलते रहेंगे भाई इसी तरीके से आप लोगों के बीच में अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, अपनी इंपॉर्टेंट क्लास के साथ, जो कि आप लोगों को 2022 और उससे आगे आने वाले एग्जामों के लिए बहुत बेहतरीन आपकी हेल्प करने वाली क्लास रहेगी उज्जवल परिवार की तरफ से। और बहुत जल्द आप लोगों के बीच में और भी बहुत शानदार टॉपिक आने वाले हैं। थैंक यू, जय हिंद।